नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे साथियों। 18 फरवरी 2026 के मैथिली सरल गुप्त का जीवन परिचय आएगा, चाहे 10th हो चाहे 12th हो भैया, बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। और एकदम सरल शब्दों में हम लोग तैयार करेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। प्यारे साथियों, मैथिली सरल गुप्त का जीवन परिचय बहुत आसान तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। चलिए साथियों, देर न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथिली सरल गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे भैया। मैथिली सरल गुप्त जी जो थे साथियों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे भैया, वो है ना। यहाँ पे बताया गया साथियों कि वे आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं भैया। ये प्रमुख यानी कि आपके जो है ना स्तंभ माने जाता है, कविता के स्तंभ माने जाते हैं साथियों। तो ये बहुत खतरनाक है साथियों, बहुत पुराने हैं ये, है ना। यहाँ पे बताया गया साथियों कि उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था साथियों। राष्ट्र कवि की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया गया था साथियों कि वो अपनी कविता में ऐसे कविता लिखते थे ना कि उनके कविता सुनने वाले मुर्दा भी उठ के भाग पड़ता था, ऐसे कहा जाता था उनको। तो साथियों, ये मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन में ना भारत के ऊपर बहुत, राष्ट्र के ऊपर बहुत कविता लिखे हैं। और साथियों, वो लिखते थे तो ऐसा लगता था कि लड़ाई युद्ध हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा साथियों। तो ऐसे बहुत खतरनाक कविता वो लिखते थे मैथिली शरण गुप्त जी ने। ऐसे ऐसे कविता लिखते थे कि एकदम जोश भर आता था अंदर, एक जुनून भर आता था साथियों, है ना। उनकी कविता आप सुनेंगे ना तो आपके एकदम दिल दहल उठेंगे, ऐसा मन करेगा कि क्या लड़ाई पे एक बार चले जाते तो कितने को दफन करके आते। प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया साथियों आपके कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। 3 अगस्त साथियों 1886 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। यह भी बताया जाता है साथियों कि उनका जन्म झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। चिरगांव साथियों एक है जहाँ की झांसी उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश में ही साथियों झांसी के चिरगांव में साथियों इनका जन्म हुआ था। बहुत खतरनाक ये थे, बहुत खतरनाक कवि थे अपने आप में। हम तो यही कहेंगे साथियों कि बहुत पुराना है। और इनका जो कविता आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि हाँ, किसी ने कविता लिखा है। कविता में कुछ जोर होता है इनके कविता में, सुन के दिल एकदम पूरा कांप उठता है। चलिए साथियों, अब आगे देखते। यहाँ पे बताया गया साथियों आपके वे भारतेंद्र युग के बाद और साथियों छायावाद से पूर्व, भारतेंद्र युग के बाद भैया और यहाँ से छायावाद से पूर्व के प्रमुख कवि थे साथियों। यहाँ पे ये सब पुराने कवि, ये सब तो भी भारतेंद्र और साथियों छायावाद ये बहुत पुराने हैं, लेकिन साथियों ये है ना, ये जो मैथिली शरण गुप्त थे इनसे भी ये पुराने थे। बहुत खतरनाक है, रजाओं की पूरा खेल का था ये, पूरा रजाओं के खेल के बीच में के थे साथियों। तो ये बहुत खतरनाक कवि लिखते थे साथियों। ये लिखते थे ना, ऐसे कहानियां लिखते थे कि लोग जब सुनते थे ना कहते थे कि अंगार भर आता था अंदर, ना जोश भर आता था, जुनून, कि अब तो लड़ना ही है, लड़ना ही है बस। अब चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग जानेंगे, सब कुछ डिटेल्स क्लियर कर लेंगे। जीवन परिचय है तो भैया पूरा बढ़िया से हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बताया गया कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, नैतिक आदर्श और साथियों यहाँ भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण मिलता है साथियों। यहाँ पे ये बताया गया है आपके कि उनके रचनाओं में साथियों, उनके जो रचनाएं हैं ना उनमें साथियों राष्ट्रीय भावना यानी कि राष्ट्र के प्रति भावना, नैतिक आदर्श साथियों जो बढ़िया बात होती है, लोगों को बढ़िया बात समझाना, और साथियों भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति क्या साथियों का सुंदर चित्रण मिलता है साथियों। उनके जो कविता है ना उनको पढ़ेंगे आप तो उसमें साथियों राष्ट्रीय भावना मिल जाएगी, नैतिक आदर्श मिल जाएगा साथियों, और भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता रहता है साथियों। अगर आप इनकी कविता एक बार पढ़ ले तो कहेंगे कि वाह वाह रे मैथिली शरण गुप्त जी, आपने तो लिखा है, ऐसे लिख दिया है कि पूरा अंगार भर उठता है, अंगार भर उठता है, जोश उठ जाता है भैया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया साथियों आपके कि मैथिली शरण गुप्त की भाषा साथियों कौन सी उनकी भाषा थी, खड़ी बोली हिंदी थी साथियों। खड़ी बोली हिंदी थी उनकी भाषा जो थी ना साथियों, मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा थी खड़ी बोली हिंदी थी। वो खड़ी बोली हिंदी में साथियों अपना जो है ना कविता लिखते थे, और ऐसे लिखते थे कि हाँ, कोई सुनने वाला कहता था कि वाह वाह रे कविता लिखने वाला, तुमने तो ऐसा जोश जगा दिया कि अब तो युद्ध के मन हो गए, अब तो युद्ध के मन हो गए हैं। अब साथियों यहाँ पे चलिए साथियों उनकी शैली कौन सी साथियों, उनकी शैली सरल यहाँ पे दिया है कि भावपूर्ण और साथियों है ना जोशवी, आपके साथियों जोशवी आपके है यहाँ पे, मतलब इनकी जो शैली है ना साथियों, तो यहाँ पे जोशवी थी शैली, है ना, भावपूर्ण और साथियों जोशवी यानी कि मतलब जागरूक करने वाला, उत्साहित करने वाला, उत्साहित करने वाला। तो साथियों अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उनका प्रमुख कृतियाएं साथियों क्या है, उनका प्रमुख कृतियाएं मैथिली शरण गुप्त जी का साथियों प्रमुख कृतियाएं क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे साथियों उनकी कृतियाएं की बात कर ले तो साकेत हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दिया साथियों यशुंधरा हो जाएगा, साकेत हो जाएगा साथियों, और यशुंधरा हो जाएगा, यहाँ पे पंचवटी हो जाएगा, और भारत भारती हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप,
साकेत हो जाएगा और साथ ही वसुंधरा हो जाएगा, पंचवटी और भारत भारती हो जाएगा। तो भैया इनकी जो कविता है ना, इनकी कविता में बहुत एक अचल अड़चन थी। एक अड़चन कहा जाता है ना कि उसमें आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ किसी ने लिखा है, किसी ने ये कविता लिखा है, जो पढ़ के मन में एकदम पूरा दहल उठता था। पहले के राजाओं क्या होता था, चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, पहले एक और लाइन है उसे भी देख लेते हैं। बताया गया साथियों कि उनका निधन, साथियों उनका मृत्यु कब हुआ था, तो आपको बता दें कि 12 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर भैया 1946 ईस्वी को उनका निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। तो अब देखिए भाई बात क्या होती है ना कि पहले के जो ना पहले के लोग थे, पहले की शिक्षा क्या था साथियों कि वहाँ पे जब लड़ाई होती थी राजाओं के बीच में, तो लोगों के अंदर एक इकट्ठा करने की एक थी मतलब भीड़ बिटोरने का एक जज्बात था। तो उसमें ऐसे ऐसे कवि थे कि वो अपने बात से ही, अपने कविता को पढ़ के, अपने कविता को लिख के सुना के लोगों के प्रति जागरूक उत्पन्न करते थे, मतलब लड़ने के लिए कि वो अब लड़ लेंगे, वो उनको अब लड़ने के लिए जोश भरते थे। तो कविता से साथियों मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, तो भारत नागरिकों को पूरा अपने कविता से जोश जागृत करते थे भारत के प्रति, कि मतलब अंग्रेजों से लड़ने के लिए सैनिक जो थे साथियों, इधर के जो सैनिक थे, लोग थे, उनको जागरूक किया जाता था। जब लड़ाई होती थी तो वहाँ पे जाके मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ कहानियों को बताया जाता था, ताकि कहानियों को पढ़ने के लिए दिया जाता था साथियों, कि वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो है ना जागरूकता उत्पन्न होगी। आपको पता नहीं भैया, आप जब पढ़ेंगे ना मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मैथिली शरण गुप्त जी क्या थे। तो उनकी कहानी को सुन के ऐसा लगता था कि मन में कि ऐड साला चल के एक बार वार हो जाता, एक बार युद्ध होता तो क्या बढ़िया होता। तो प्यारे साथियों ये मैथिली शरण गुप्त ऐसे नहीं बने हैं, मैथिली शरण गुप्त ऐसे नहीं बने हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि आधुनिक हिंदी कविता के साथियों प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ऐसे ही स्तंभ नहीं मान दिया गया है साथियों मैथिली शरण गुप्त जी को। तो आपके जीवन परिचय ये जो है ना, आप बस सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा भैया आपको, है ना कि साथियों ये तो राष्ट्र कविता है। राष्ट्र कविता के साथियों ये पूरा पूरा निचोड़ रख दिए हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। और साथियों जब मैथिली शरण गुप्त की बात आए तो इंडियन आर्मी की एक बार अपने छवि उतार लेना अंदर। अगर आप इंडियन आर्मी की छवि उतार लेंगे अपने अंदर तो सब खत्म हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एक ही बार में आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि साथियों देखिए उसमें ना केवल लड़ाई होती थी, केवल लड़ाई, ये बस जागरूक करते थे, जोश भरते थे लोगों के अंदर। तो अपने बातों से, अपनी कविताओं से साथियों जोश भरते थे मैथिली शरण गुप्त जी। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। अपने अंदर एक बार आर्मी का जुनून भर ले, आपके जीवन परिचय तैयार हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।